है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा भी मौजूद हैं और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स, जिसमें कि हम आपको मार्केट के आखिरी 1 घंटे का पूरा एक्शन बताएंगे और हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे जो कि आपको बताएंगे कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज। तो आगे हम आपको बता देते कि इस शो में अगले 1 घंटे में क्या कुछ खास होगा। 2:35 पर हम लेंगे अपने एक्सपर्ट से कुछ बेहतरीन क्लोजिंग ट्रेड्स। 2:04 पर ऑप्शन के चैंपियंस के जरिए समझेंगे ऑप्शन की रणनीति। 3 बजे मार्केट एट 3, जिसमें कि आपको बताएंगे कि खबरों के चलते किन स्टॉक्स में एक्शन है। 3:05 पर खबर गर्म है सेगमेंट में हम आपको बताएंगे वो स्टॉक जिसमें कि ब्रोकिंग फर्म में यहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है, उसको लेकर हलचल है। 3:15 बजे BTST STBT ट्रेड और 3:20 पर आपको बताएंगे इवेंट्स टू वॉच, यानी कि किन इवेंट्स पर आपको कल नजर रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं पहले क्विकली बाजार की इस वक्त की बड़ी बातों पर। बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है। निफ्टी 22,150 के पास अब सपाटा हो चुका है और बैंक निफ्टी भी 47,350 के पास करीब 125 अंकों की वीकनेस बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। मेटल शेयरों में तेजी, वेदांता JSPL 3% ऊपर। टेलीकॉम शेयरों में आज सुबह से ही अच्छी खरीदारी है और भारतीय एयरटेल है इस वक्त का टॉप पर, निफ्टी गेनर 5% ऊपर। इसके अलावा रियल्टी, ऑटो और IT शेयरों में भी अच्छी तेजी आज देखने को मिल रही है और डिफेंसिव स्टॉक्स लेकिन आज प्ले नहीं कर पा रहे हैं। हेल्थ केयर, फार्मा शेयरों में दबाव है और इसी के साथ ही साथ FMCG स्टॉक्स भी आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो यह है बाजार का इस वक्त के बड़े एक्शन। लेकिन चलिए अब आगे समझ लेते हैं कि मार्केट में इस वक्त क्या रणनीति अपना के चले। और डिम्पी, सुबह जहां से हम चले थे हम वापस वहीं पहुंच गए। जो 22,300 के पार निकल चुके थे, लेकिन अब सारी बढ़त बाजार गवा चुका है। ना केवल आप वहीं पे वापस पहुंच गए बल्कि आपकी कन्विक्शन भी वापस वहीं पे आ गई जो सुबह आज मार्केट ने जनरेट करने की कोशिश की थी। एक और नुकसान आज मार्केट ने किया है। मार्केट ने सडन फॉल देके ये बात क्लियर कर दी है कि बाजार कहीं भी किसी भी समय एक बड़ा झटका भी आपको मार सकता है और आपको डिस्टर्ब भी कर सकता है। तो ये एक और पॉइंट है जो आज मार्केट के अंदर हमको देखने को मिला और मैं ये बात खुल के आज बता सकता हूँ कि मार्केट के अंदर आज का सेशन एक्सट्रीम 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 वॉलेटाइल सेशन है। सिर्फ 3 मिनट बाजार को आप वापस ऊपर से नीचे आने में और नीचे से वापस थोड़ा बहुत रिकवर करने में सिर्फ 3 मिनट का सेशन मार्केट ने लिया था, सिर्फ 3 मिनट का। आपको अगर ध्यान होगा, पूजा सुबह आज हमारे साथ शो में थी आप भी, हमने ये बात रखी थी कि आज चर्न करके रख देगा आपको मार्केट, ऐसा चर्निंग करेगा मार्केट क्योंकि डाटा ऐसा बन रहा है। आप नीचे जा नहीं सकते क्योंकि आपके पास आज का ओपनिंग ठीक आया और आपने डाटा को मेंटेन रख लिया। आप ऊपर आ नहीं पा रहे हो क्योंकि वहाँ पे एक मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं। तो आपको ऐसी चर्निंग मिलनी थी कि कॉल्स और पुट दोनों के प्रीमियम गए। एक समय ऐसा था जब प्रीमियम्स करीब 40 पॉइंट ऊपर थे कॉल्स के, 40%। अभी वो 90% नीचे हैं। आप इसी से अंदाजा लगाइए। एक और पॉइंट आपको बताता हूँ। आपको सुबह मैंने 22,200 के कॉल के बारे में बताया था। अभी वो प्रोड्यूसर्स था फायर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके डाटा अभी भी ठीक नहीं हुए, लेकिन मैं भी आपको बता देता हूँ दोनों कॉल्स और पुट में अभी भी नुकसान है, एक ही टेबल पे बैठे हुए। जबकि बाजार ऊपर भी गया, नीचे भी आया, अभी हम फ्लैट भी हो गए, लेकिन कॉल पुट से इंट्राडे वॉलिटिलिटी इतनी ज़बरदस्त मिली कि अगर आप हैंडल कर पाएंगे तो ठीक, नहीं तो नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, सिर्फ 1 मिनट का समय लूँगा मैं आपको। 22,200 की कॉल, एक समय पे इसकी कीमत मालूम है आप सबको कितनी हो गई होगी? आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उसकी कीमत थी सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये और आज उसने जो हाई बनाया था वो बनाया था 300 रुपये का। तो 15 रुपये वाली चीज़ 300 रुपये आती है, इसलिए आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत सावधान रहिए। बाज़ार इस समय एक ऐसे हैंड्स में है कि जहाँ पर एक्सट्रीम वॉलेटाइल होगा, जाएगा कहीं भी नहीं, आएगा कहीं भी नहीं, आपको दिक्कत करेगा। एक और चीज़ मैं आपको नोटिस कराता हूँ, वॉलेटिलिटी इंडेक्स 3% ऊपर है। एक बार ज़रा इंडिया विक्स दिखा सकते हैं आप? जरा दिखाई तो इंडिया विक्स भी आपको यही बात बताने की कोशिश कर रहा है कि जो वॉलेटिलिटी है वो अपने चरम पर है। सुबह 3% नीचे था, अब आप देखो जैसे विक्स ऊपर आया उसी समय का ये फॉल है जो मार्केट के अंदर आपको दिखा। आपको सुबह से मैं एडवांस डिक्लाइन 1:2 की दिखा रहा हूँ F&O वाले शेयर्स की। एक बार ज़रा दिखाएंगे F&O वाले शेयर्स की एडवांस डिक्लाइन, या वैसे ही दिखा दीजिए तो आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। 83 शेयर लॉन्ग के अंदर, 12 शेयर कवरिंग के अंदर, कुल मिला के 93 शेयर करीब आपको 93-94 शेयर आपको दिखेंगे। ये रेशियो पहले 1:2 की थी।
मेंटेन रखने के लिए 1:2 चाहिए होता है, चलाने के लिए 1:3 चाहिए होता है। एब्सेंट था वहाँ पे ये मार्क। दूसरा पॉइंट, आज लीडरशिप की वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। आज रिलायंस और HDFC सुबह सुबह तो ठीक थे। मैंने आपको 5 शेयर गिनवाए थे, उसमें से एक खराब था, इन्फोसिस, अदरवाइज सारे ठीक थे। लेकिन ड्यूरिंग द ड्यू कोर्स ऑफ अ टाइम HDFC ने साथ छोड़ दिया, रिलायंस ने अपनी बढ़त खोना शुरू कर दिया। TCS एक बार ज़रा स्क्रीन पर दिखाएं, TCS एक बार ज़रा HUL भी दिखाना स्क्रीन पर, और इन्फोसिस भी दिखाना। ये सारे वही शेयर हैं जो मैंने आपको सुबह भी नोटिस करवाए थे। इन सब की बढ़त में स्तरों पर कैप लगा और उसके बाद से बाजार ने देखा नहीं और एक झटका जोर का दे दिया। कुल मिला के लबोलबाब बात क्या है? बात सिर्फ यही है कि थोड़ा शांति से भी बैठिए, पहले मार्केट को चर्न होने दीजिए थोड़ा बहुत। ऑप्शंस वाला खासकर आपके लिए बोल रहा हूँ मैं। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा तो सुबह का हमारा एक बार वो उठा के देख लिया एनालिसिस, आपको आइडिया लग जाएगा। ऑप्शंस वाले कृपा करके सावधान रहें। ये हीरो जीरो से बिल्कुल बाहर निकल आए। आज वीकली एक्सपायरी है। आज बहुत सारे लोगों ने हीरो जीरो के कंसेप्ट पे काम किया होगा, कुछ बने भी होंगे हीरो, लेकिन वो वंस इन अ वाइल वाला गेम है बॉस, उसको हर रोज़ की आदत मत डाल लेना। इसलिए हम वो स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर चलाते हैं कि 10 में से 9 लोग डेरिवेटिव्स में से, ऑप्शंस में से लॉस उठाते हैं। खैर, कपिल शाह, कुणाल परार, शर्मिला जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे एक जरा करते हैं बातचीत। 45 पॉइंट के नुकसान के साथ हम 22,100 पे आके ट्रेड कर रहे हैं। ये वो लेवल्स है जहाँ पे टिपिकली थोड़ा सपोर्ट एरिया है। हम कल परसों भी यहीं से घूमे थे, आज भी हमने यहीं से घुमाना एक बार शुरू किया मार्केट को, लेकिन क्या बाजार चलेगा ये ज़रा एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करते हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मिला मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने आज फिर से टाइम निकाला। कपिल, आपका शुक्रिया। कुणाल, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आप सबने टाइम हमको दिया है। पहले तो मैं कपिल आपसे ही शुरू कर रहा हूँ। मार्केट के अंदर ये एक्सट्रीम सेशन देखने को मिल रहा है, ऐसा तो आपको भी रेयर देखने को मिलता होगा कि 3-3, 4-4 मिनट में 250, 300 पॉइंट खड़ा हुआ मार्केट एक झटके में आ जाता है नीचे। जरा देख के बताइए डाटा चर्निंग क्या कह रहा है, ऐसे चर्न करेगा या फिर एक तरफा कहीं करेगा? साइड मार्केट का एक डायरेक्शन है। इससे पहले मुझे लग रहा है कि ये जो चर्निंग का माहौल है वो थोड़ा सा कंटिन्यू रहना चाहिए, और ब्रॉडर स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव मानूंगा थोड़े लंबे समय के लिहाज से। लेकिन जो भी अभी 3% का करेक्शन मार्केट में आया हुआ है, तो वो 3% करेक्शन का आने के बाद में 50 पीरियड मूविंग एवरेज के यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा संभल सा गया हुआ है, जो उसके 3 दिन से एक डिक्लाइनिंग मोमेंटम आ रही थी। लेकिन ये जो फॉल आया है उसका 22,100 या फिर 21,070 के जो इसके सपोर्ट लेवल है वो एक होल्ड होने चाहिए। अगर ये लेवल हमें ब्रीच होते हुए देखने मिलते हैं तो बाद में बेशक मार्केट एक नीचे की और मूव कर सकता है, और नीचे में इसके पोटेंशियल सपोर्ट लेवल 21,800 के लेवल के यहाँ पे आएंगे। मार्केट एक अंडर प्रेशर बना रहेगा जब तक मार्केट 21,300 21,350 के नीचे चल रहा होता है। तो फ्रॉम वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव मार्केट थोड़ा सा एक डिप्रेसिव मोड में है जब तक वो 22,300 से नीचे सस्टेन करता है, और जैसे ही 22,100 के नीचे हमें क्लोजिंग देखने मिलेगी तब ऐसा लग रहा है कि मार्केट अपना जो नेक्स्ट बेस्ट सपोर्ट लेवल है 21,800 वहां तक खींच सकता है। हमारे साथ शर्मिला जोशी, कुणाल परार और कपिल शाह तीनों ही मौजूद हैं। तो कपिल, आपसे ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके क्लोजिंग ट्रेड्स भी बताइए इस वक्त के। यहाँ पे मैंने एक मिक्स नोट बनाए हुए बाइंग एंड सेलिंग के साइड में। बाइंग के साइड में मैंने बेयर क्रॉप का चुनाव किया हुआ है, और काफी दिनों पहले भी इसी शो में बेयर क्रॉप का ही हमने चुनाव किया हुआ था। तो थिंग इज दैट कि जो पेट्रोकेमिकल पेस्टिसाइड्स कंपनीज है वहां पे एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। बेयर क्रॉप का मल्टीपल एंगल से एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, तो 5,525 के लेवल के यहाँ पे बाय का व्यू बनता है। 5,300 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में हमें 6,050 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। और दूसरा मेरा शॉर्ट का कॉल है वो जिसकी समय अवधि 2 से 3 दिन की ही रहेगी, बर्जेट पेंट है, 520 के लेवल पे चल रहा है। 8 से 9 महीने का जो लो था उसने आज ब्रीच किया हुआ है, तो फॉलो साइन हो सकता है ऑन अ डाउन साइड। तो 520 पे शॉर्ट करें, 530 का स्टॉप लॉस रहेगा, और इसका सपोर्ट लेवल या फिर टारगेट हम 500 का मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो बजट पेंट्स में बिकवाली करने की सलाह और बेयर कॉप में खरीदारी कर सकते हैं आप। कुणाल जी, आपके ट्रेडिंग आइडियाज भी बताइए। मेरे 2 ट्रेडिंग आइडिया है। सबसे पहला टोरेंट पावर है। एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिली है, एंड आने वाले दिनों में जिस हिसाब से ब्रेकआउट देखने को मिला है वीकली चार्ट पे, लाइकली चांसेस है ये स्टॉक आगे और भी हमें दिखा सकता है। 1576 के अराउंड स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 1500 के एसएल के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। टारगेट की बात कर लेते हैं।
पहला टारगेट जो हमें देखने को मिलेगा 1635 का है, और ये इमीडिएट जो हम रिट्रेसमेंट की बात करते हैं, वो हमारा पहला टारगेट 1635 का है। एंड वो जैसे ही ब्रेक होता है 1730 1730 का दूसरा टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। यानी आप कह सकते हो कि 9 से 10% की मोमेंटम एज अ रिटर्न हमें टोरेंट फार्मा देखने को मिल सकती है। ना दूसरा जो स्टॉक है, काफी अच्छी मोमेंटम आज के दिन में हमें ये स्टॉक में देखने को मिली है। स्टॉक का नाम है QUES, क्वास कॉर्प करके अपने स्टॉक का नाम है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में इशू आ रहा है, लेकिन ये खरीदारी करके चलने की सलाह है। 620 622 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट एंड मंथली चार्ट देखने जाए तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम इस स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। 590 का एसएल है एक एसएल। और अगर मैं टारगेट की बात करूं तो सबसे पहला टारगेट जो है 646 का है, और जैसे ही ये ब्रेक होता है हमें ऊपर में 686 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यानी कि 10 to 11% का भी मोमेंटम एज अ रिटर्न ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। ठीक है, तो क्वेस्ट कॉप पर नज़र रखिए, क्योंकि आज काफ़ी सारे टेक्निकल एक्सपर्ट इस पे बुलिश हैं। थोड़ी देर पहले हमने जो शो किया था उसमें स्वाति होटकर वो भी इसमें खरीदारी करने की सलाह दे रही थी। तो एक ये स्टॉक है जिस पर आप नज़र रखिए, और टोरेंट पावर भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी आप तेज़ी करके चल सकते हैं। हमारे साथ सुमित मूलचंदानी जी भी मौजूद हैं पैनल पर। सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बताइए आपकी भी ट्रेडिंग आइडियाज़। गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो यहाँ पे दो पिक्स हैं, दोनों ही बाय साइड का रहेगा और दोनों का नजरिया बाउंस बैक दिया था स्टॉक ने 16, और अपना जो पिछला रेजिस्टेंस था 1900 का, वहाँ पे ही लास्ट टाइम इसने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी। लेकिन आज के सेशन में देखिए काफी अच्छा वॉल्यूम बना हुआ है और अब यहाँ पे फ्रेश एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट है। तो करंट मार्केट प्राइस पे आप इसे बाय कीजिए, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 1835 का, टारगेट रहेगा 2190 एंड 2298। जो दूसरा स्टॉक है विनती ऑर्गेनिक्स, ये भी एक बाउंस बैक का कैंडिडेट है, रिवर्सल का काफी अच्छा चांस है यहाँ पे। सेम स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 1580 का, टारगेट 1795 एंड 1873। ठीक है, तो ये है सुमित जी की सलाह 1795 के टारगेट के साथ विनती ऑर्गेनिक्स पर आप नजर रख सकते हैं। छह सारी ट्रेडिंग आइडियाज हो चुके हैं, हम बीच बीच में इन्हें रिव्यू करते रहेंगे। लेकिन शर्मिला जी, अब आपसे समझना चाहेंगे, आपसे मेरा सवाल है इंश्योरेंस स्टॉक्स पर, क्योंकि कल ICICI लोम्बार्ड के नंबर्स आए, वो नंबर्स काफ़ी मजबूत थे। अभी थोड़ी देर पहले HDFC लाइफ के भी नतीजे आए हैं निफ्टी कंपनी के, वो भी अनुमान से बेहतर देखने को मिले हैं। और इस बीच हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस स्टॉक्स फोकस में भी हैं, LIC भी चल रहा है इस बीच। आपका क्या व्यू बन रहा है इंश्योरेंस काउंटर पर? क्या ये सही समय है उनको भी, इनमें से भी कुछ स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए? जैसे कि आपने कहा कि नतीजे सबके आए हैं और स्टॉक्स काफी ठीक ठाक लग रहे हैं, तो मेरी बहुत लंबे समय से ये एक राय रही है और एक विच आई इम्प्लीमेंटेड आल्सो कि आप एक बास्केट बनाएं तीनों लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, SBI लाइफ, ICICI प्रू लाइफ और HDFC लाइफ, क्योंकि तीनों की अपनी अपनी खूबियां है और अलग अलग उनकी खामियां भी है। तो इफ यू बाय अ बास्केट तो आपको उसका ज्यादा फायदा होगा। वेरी ऑनेस्टली उसमें आई थिंक इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में अगर कहूँ पिछले 1-1.5 सालों में SBI लाइफ हैज रियली टेकन इट, बिकॉज बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। ओवरऑल सिर्फ मुझे लगता है कि जो आपने कहा ना कि ये क्या सही समय हो सकता है, तो मे बी नॉट, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और आपके पास थोड़ा आप थोड़े पेशेंट है तो आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि क्वालिटी स्टॉक्स की अच्छी है, नतीजे अच्छे आ रहे हैं, एज अ सेक्टर अगर आप मुझे पूछेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत दूर जा सकता है ये सेक्टर। तो ऑल दोस थिंग्स आर अ टिक, बट इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग आई थिंक मे बी आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। बाकी स्टॉक्स आई थिंक काफी ठीक है। ठीक है, तो इंश्योरेंस स्टॉक्स पर आप नज़र रख सकते हैं। शर्मिला जी काफ़ी समय से इन काउंटर्स पर पॉजिटिव नज़रिया भी रख रही थी, तो सही समय है, आप इन्हें शामिल कर सकते हैं। स्लो मूविंग काउंटर्स होते हैं अमूमन ये, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्हें अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो आपको फ़ायदा ही होगा। बाजार पर नज़र डालें तो अब 22,100 का भी लेवल तोड़ चुका है मार्केट, 85 अंक नीचे आ चुका है और बैंक निफ्टी में भी दबाव बढ़ा है। 440 अंकों की कमजोरी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है, तो कमजोरी गहरा रही है इस बीच बाजार में और बैंकिंग स्टॉक्स प्रेशर बना रहे हैं। एक्सिस बैंक करीब 3% नीचे अब आ चुका है और HDFC बैंक हमने हाईलाइट भी किया,
वो भी अपनी पूरी बढ़त गंवा चुका है। कपिल जी, बैंकिंग स्टॉक्स में से कहीं पर कुछ शॉर्ट के ट्रेड लेने चाहिए? जी, बेसिकली बैंक निफ्टी का जो मैं देख रहा था 47,300 जो काफी अच्छा एक सपोर्ट लेवल था, तो इंट्राडे बेसिस पे तो वो तो ब्रीच हो चुका है। अभी बैंक निफ्टी कहाँ न कहाँ पे नीचे की स्तर पे हमें देखने मिल सकता है 46,500 जो कि इसका काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो बैंकिंग स्टॉक में अगर मेरा व्यू बनेगा तो मैं बैंक निफ्टी पे ही एक व्यू बनाऊंगा जहाँ पे क्लियर कट एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है सपोर्ट लेवल ब्रीच होने की। तो 47,300 ब्रीच हुआ है तो नीचे में 46,500 के टारगेट बन सकते हैं और जो आज के दिन के हाई थे अराउंड 47,600 तो वो स्टॉप लॉस हमारे बैठेंगे। तो 300 रुपए का रिस्क है और उसके सामने 500 रुपए के टारगेट के पोटेंशियल बनेंगे। ठीक है, कुछ कुछ स्टॉक्स और पता कर लेते हैं। मार्केट के अंदर गिरावट है ना, वो सीवियर हुई है और एकदम से हुई है। दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज़ हैं, पहला 47,000 है, दूसरा 22,000 है। दोनों आप देख रहे होंगे, दोनों ऑन द एज आ गए हैं, यानी कि बाजार वहाँ पे आके एक बार इंडिया विक्स और दिखाना, ये 5.5% बढ़ा है और करीब 13.5 के आसपास का विक्स आ चुका है। एडवांस डिक्लाइन बेहद ख़राब हो चुका है और ऑप्शंस का तो ट्रेड आज देखते ही बनता है। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, आज मैं आपको ऑप्शंस दिखा नहीं पा रहा हूँ, मेरी मजबूरी है, नहीं तो मैं आपको क्या से क्या दिखाता आज चीज़ें। आप देख के हैरान रहते। आज का ना एक्चुअली लर्निंग लेसन है। मैं आपसे बोलूँगा, अगर आज का सेशन है ना, मार्केट ने अगर किसी ने रिकॉर्ड कर रखा है या किसी से कोई रिकॉर्डिंग मिल जाए या किसी से कुछ मिल जाए तो आज का सेशन को ना रिकॉर्ड कर लो और ये ना एक तरह का अपनी लाइब्रेरी में डाल के रख दो कि एक दिन ऐसा भी था जब बाज़ार के अंदर इस तरह का वॉलेटाइल सेशन था, तो हम इस तरह के वॉलेटाइल सेशन के अंदर ऑप्शंस ट्रेडर के साथ क्या से क्या हो सकता है मैं आपको बता सकता हूँ। आप यकीन नहीं मान सकते कि 15-15 रुपये वाली कॉल 150 रुपये हुई हैं और 150 वाली कॉल 600-700 रुपये हो गई हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कॉल और पुट के आज कैसे हो रहा है ट्रेड। खैर, एक ऑप्शंस का ट्रेड मैं आपके सामने रख सकता हूँ, वो लेके आता हूँ। ठीक है, तो आज का ऑप्शन का ट्रेड एक बार पता कर लेते हैं। रत्नेश गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नेश भाई नमस्ते, जरा बताइए आज कैसे ट्रेड कर रहे हैं। वैसे तो ऑप्शंस में बड़ा खतरनाक है आज काम करना है, खासकर इंडेक्स की, लेकिन फिर भी बताइए सर, हिम्मत करके आप ढूंढ के लाए हैं कोई सौदा तो। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। नहीं बिल्कुल, थोड़ा सा जरूर आज वोलेटिलिटी काफी देखने को मिली पोर्ट में, तो काफी कुछ बड़े मूवमेंट जिस तरह से आपने भी जिक्र करा, काफी बड़े मूवमेंट हम देखने को मिले। जिन्होंने गाइड करा होगा उनको तो काफी कुछ पैसे लग गए होंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये वोलेटिलिटी हो सकता है आज या कल तक रहे, उसके बाद में थोड़ा सा वापस स्टेबिलिटी आए तो इन ऐसी वोलेटिलिटी में मेटल सेक्टर में थोड़ी सी जान हमको दिखाई देती है। यहाँ पे वीडीएल में मई सीरीज में मुझे ऐसा लगता है कि तेजी बनाने की सलाह रहेगी, तो यहाँ पे 400 का स्ट्राइक का कॉल लेने की सलाह रहेगी मेरी। यहाँ पे 20 रुपए के आसपास में जो 13 रुपए का लॉस लगाना चाहिए, 30 रुपए का टारगेट यहाँ पे दिखाई देता है, तो 16,100 का लॉस और 23,000 का प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। कि आप स्ट्राइक बता रहे हो सर, ये है 400 के स्ट्राइक है, एक बार रेट बता दोगे इस समय इस कॉल का रेट क्या चल रहा है, स्टॉप लॉस और टारगेट भी बताना सर। बिल्कुल, वीडियल मई सीरीज का मैंने बोला है डिम्पी जी लेने का। 400 कॉल 20 रुपए के आसपास, 19 रुपए के आसपास चल रहा है, यहाँ पे लेने की सलाह मेरी। 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लो, 30 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे आ सकते हैं। 30 रुपये का टारगेट है, 13 रुपये का स्टॉप लॉस है, 19 रुपये का ध्यान रखा जाए। ये अप्रैल नहीं है, ये मई मंथ की कॉल है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 400 स्ट्राइक की कॉल मई मंथ की 19 रुपये में मिल रही है, 30 रुपये का टारगेट है, 13 रुपये का स्टॉप लॉस है। हालांकि ये कॉल पहले से लिख के आनी चाहिए थी, अभी आ गई है हमारे पास लिखी हुई। ये 20 मई की क्या है इसके अंदर डेरिवेटिव एक्सपायरी 20 मई की थोड़ी होगी। खैर नहीं आओ जो भी है, एक बार 20 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो 13 रुपये का स्टॉप लॉस, 30 रुपये का टारगेट है, 23,000 और 16,000 के कैलकुलेशन से। रत्नेश भाई ठीक है ना जो हमने सामने लिखा है? कोई दिक्कत है, कोई लेवल चेंज करने तो बताओ। नहीं, कोई लेवल चेंज नहीं करना है, ठीक है। रत्नेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। 87 पॉइंट की गिरावट के साथ डेज लो, 350 पॉइंट की गिरावट के साथ डेज लो पे आके हम इस समय कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। अलग अलग स्टॉक्स जरा पता करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे आज मार्केट का मोमेंटम है या फिर कहाँ पे शॉर्टिंग एग्रेसिव हो रही है। जरा दोनों टेक्निकल एनालिस्ट का मैं आज फ़ायदा लेता हूँ और उनसे ज़रा समझता हूँ कि कहाँ पे हमें शॉर्ट्स के सौदे आज दिख रहे हैं। एक IGL दिखाना जरा शेयर, IGL क्या ज़बरदस्त टूटा, IGL 6% नीचे आ गया IGL, और मेरे को लग रहा है IGL के अंदर नुकसान शायद थोड़ा और ना बढ़ जाए,
एक बार जरा स्क्रीन पे मेरी वाली स्क्रीन भी दिखाना, आईजीएल वाली। ठीक है, एक बार जरा मेहमानों से पता कर लेते हैं। कपिल जरा आप ही करेंगे, आईजीएल के अंदर गिरावट और आ सकती है क्या, इस सपोर्ट पे आके रुक गया है ये? जी, आईजीएल एमजीएल आज काफी अच्छे करेक्शन देखने मिले, 5%, 4% रिस्पेक्टिवली। लेकिन आईजीएल का मैं एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखता हूँ कि स्टॉक प्राइस में जो 2018 से जो मैं ट्रेंड लाइन इसका खींचता हूँ, तो इसके जो रिसेंट बॉटम है वो वहां कहाँ पे बने हुए थे, और रिसेंटली अच्छा सा बेस बना के ब्रेकआउट किया हुआ है। जो भी कोई स्टॉक नर्वस होता है और पहली बार उसका ब्रेकआउट होता है, तो वो इतना ज्यादा सस्टेन नहीं करता है, तो ये रिट्रेसमेंट तो हो रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे फिर से फ्रेश शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि ये स्टॉक अभी अपने 200 पीरियड मूविंग एवरेज के अराउंड रिटेस्ट करने के लिए आया है। 439 करंट लेवल है और 435 के यहाँ पे इसके लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेवल है। तो इतनी गिरावट के बाद में फिर से एक नेगेटिव व्यू इस पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं बनेगा। नीचे स्टेबलाइज होता है और कुछ पॉजिटिविटी इंडिकेट करता है, तब एक बाय का नजरिया बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो सपोर्ट लेवल के नजदीक में आ रहा है स्टॉक के आसपास रहे चार्ट आप देख रहे होंगे, इसमें हमने एक ट्रेंड डाला हुआ है जो कि अपवर्ड राइजिंग ट्रेंड है, वो तो खैर ब्रेक नहीं हुआ, उल्टा एवरेजेस का एक सपोर्ट मिल सकता है। ये मल्टीपल सपोर्ट एरिया है जहाँ पर आके रोक सकता है। ये रेजिस्टेंस भी बरकरार है, इसमें ऐसा कोई नहीं कि ये बहुत तोड़फोड़ करने वाला है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट अपना अपना काम कर रहे हैं। अभी थोड़ा और शैलो होगा और नैरो होता जाएगा ये, बट फिलहाल के लिए रेंज है। आईजीएल के साथ चाहें तो आप एक एमजीएल का शेयर भी दिखा सकते हैं। ये दोनों भाई बहन हैं, ऐसे आपस में दोनों एक साथ ही टूटते हैं, एक साथ ही चलते हैं। एक दो शेयर मैं ज़रा और चेक कराता हूँ। अभी हेडलाइंस में पूजा ने आपको एक खबर बताई थी नेस्ले के रिगार्डिंग कि वो एक्स्ट्रा शुगर मिला रहे हैं बेबी प्रोडक्ट्स के अंदर, जिसकी वजह से आज वापस से थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। नेस्ले इंडिया का एक बार जरा चार्ट दिखाएं, सुमित मूलचंदानी को स्क्रीन पे लेके आए। नेस्ले इंडिया, यस सुमित जी, एक बार नेस्ले इंडिया 200 दिन का एम सपोर्ट है, मेरे वाला चार्ट भी दिखाना। हाँ, एकदम वहीं पे आके रुका है डेली चार्ट पे, एकदम जिसे कहते हैं। यहाँ से ऊपर आएगा या नीचे जाएगा? जी देखिए, एज ऑफ नाउ तो ब्रेड तो नेगेटिव है बिल्कुल, जो आपने बात बोली। और अगर आप एक सपोर्ट बनाएंगे तो 2400 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है, तो यहाँ पे वेट एंड वॉच का सिनेरियो रहेगा। अगर 2400 ब्रेक हो रहा है तो फिर मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन यहाँ पे तो बड़ी आ सकती है, जो करीबन 2160 तक जा सकती है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 10%। सो बेटर इज टू एग्जिट अगर 2400 के नीचे क्लोज आ रहा है तो। ठीक है, ये वही लेवल है जो आपके लिए मैंने मार्क किया है, और सर भी आपको वही लेवल बता रहे हैं। एग्जैक्टली 2400 का लेवल है जो मैंने यहाँ पे मार्क किया, और आज आप लो भी चेक करेंगे तो एग्जैक्टली 2400 के लेवल के आसपास का ही है। ये एक्चुअली में पूरा एक ट्रेड है जो एक कंसोलिडेशन पैटर्न के साथ है, और सपोर्ट इसमें 200 दिनों का एवरेज है। मैंने आपके लिए मार्क भी कर दिया। ये गया तो फिर बहुत दिक्कत आएगी बॉस, 300-400 पॉइंट और ये धो धा लेगा आपको। ठीक है, थोड़ा सावधानी रखिए, जिनके पास भी शेयर रखे हुए, क्वांटिटी ज़्यादा मत रखो आप। ठीक है, एक काम आप करते हैं, जरा नेस्ले के बेबी फूड्स में ज़्यादा चीनी का जो मामला जोर पकड़ता है, इसकी कुछ और पॉइंट्स भी ले लेते हैं। इसको लेकर कुछ सफाई भी आई है, लेकिन इसके बावजूद भी शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। समीर दीक्षित ने पड़ताल की हुई है इसके बारे में, जरा ये इसके बारे में वो भी पता कर लेते हैं। दिखाइए जरा समीर भाई, बताइए। दिग्गज कंपनी नेस्ले के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल पब्लिक आई, जो कि एक स्विस इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, और IBFAN, जो कि इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क है, इन्होंने नेस्ले के जो बेबी फूड आइटम है इसकी जांच के लिए इसके बेबी फूड आइटम के सैंपल को बेल्जियन लेबोरेटरी आगे एग्जामिनेशन के लिए भेजा, और ये पाया गया कि जो प्रोडक्ट एशिया, अफ्रीका या फिर लैटिन अमेरिकन कंट्री में मार्केट किए जा रहे हैं, यहाँ बेचे जा रहे हैं, तो इन बेबी फूड आइटम में एडेड शुगर है, इसमें अतिरिक्त शुगर की मिलावट है। जबकि यही फूड आइटम अगर अमेरिकन या फिर यूरोपियन नेशन में बेचे जा रही हैं तो उसमें किसी तरीके के शुगर की एडेड शुगर नहीं पाई जा रही है। सेरेलैक, जो कि एक बेबी फूड आइटम है, इसमें पाया गया कि इसके एक स्कूप में 3 ग्राम लगभग शुगर मौजूद है अगर ये प्रोडक्ट इंडिया में बेचा जा रहा है। यही प्रोडक्ट अगर थाईलैंड में बेचा जा रहा है तो उसमें तकरीबन 6 ग्राम शुगर है, और इथियोपिया में बेचा जा रहा है तो उसमें तकरीबन 5 ग्राम एडेड शुगर का जांच में पाई गई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यही बेबी फूड आइटम अगर अमेरिका या फिर यूरोपियन नेशन में बेचा जा रहा है तो उसमें इस तरीके का कोई एडेड शुगर नहीं है।
इसी मसले पर हमने नेस्ले इंडिया से जब सवाल पूछा तो उन्होंने अपने जवाब में ये बताया कि नेस्ले इंडिया लगातार अपने बेबी फूड आइटम और उसके अलग अलग वेरिएंट की समीक्षा करता है, इसको रीफॉर्मुलेट करता है, इसके एडिड शुगर कंटेंट को कम करता है। नेस्ले इंडिया का दावा है कि पिछले 5 सालों में बेबी फूड आइटम के अलग अलग वेरिएंट में 30% तक जो एडिड शुगर है उसको कम किया गया है। लेकिन अगर बड़ी तस्वीर देखें तो नेस्ले इंडिया का भारत में ज़बरदस्त पकड़ है। एफएमसीजी मार्केट में अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो सिर्फ साल 2022 में नेस्ले इंडिया की जो सेल्स है वो $250 मिलियन के पार गई थी। लिहाजा नेस्ले इंडिया एक बड़ी कंपनी है और ऐसे में जो गंभीर आरोप लगे हैं इसका मतलब है कि नेस्ले इंडिया को या नेस्ले को काफ़ी सवालों के जवाब अभी देने बाकी हैं। ठीक है, मैं अपने सहयोगी सुमित को भी इसी मुद्दे पर जोड़ लेता हूं, क्योंकि एक तो कंसर्न वाला मामला है और दूसरा प्राइसिंग वाला मामला। प्राइसिंग वाला मामला तो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया कि 2400 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा एक और खबर भी है जो मेरे सहयोगी सुमित के पास है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर कुछ चिंता जाहिर कर रहा है। क्या है इसके साथ स्वास्थ्य मंत्रालय का कनेक्शन, एक बार जरा वो भी बता रहे हैं। सुमित, आप भी बता दीजिए। नेस्ले इंडिया की जो ये बात सामने आई है कि नेस्ले वर्ल्ड की सबसे बड़ी फूड प्रोडक्ट्स कंपनी भारत में अपने बेबी प्रोडक्ट्स में यानी कि मिल्क प्रोडक्ट्स में और सीरियल्स में शुगर और हनी ऐड करती है, चीनी और शहद ऐड करती है। इसके बारे में बहुत से कंसर्न्स आए। सरकार जो है अब इसमें देख सकती है, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस क्यों डेवलप नेशंस जो विकसित देश हैं उनमें नहीं हो रही और भारत जैसे देशों में हो रही है। ये एक चर्चा का विषय है, ये एक कॉज ऑफ कंसर्न भी है। जैसे रिपोर्ट्स आई हैं कि नेस्ले करता है कि भारत में जो अपने ये उत्पाद है बच्चों के लिए खासतौर पर उनमें चीनी और हनी ऐड करता है। तो ये क्यों करता है और ऐसा क्यों माना जा, इसमें आगे और देखा जा सकता है। सरकार इसका संज्ञान ले सकती है और इसमें और भी इन्वेस्टिगेशंस का आगे जाकर ऑर्डर जारी कर सकती है। पर अभी की बात करें तो सरकार में ये चिंता का विषय है। ये जो रिपोर्ट आई है कि इस नेस्ले ऐसा करता है पूरी दुनिया में और भारत में जबकि ये चीज़ अलाउड है और बाकी जगह अलाउड नहीं है, ये एक बड़ी चर्चा का विषय है। देखने वाली बात हो कि कैसे ये प्रैक्टिस सिर्फ नेस्ले की नहीं, पहले भी कुछ हफ्ते पहले बॉर्नविटा का आया था कि बॉर्नविटा कैसे अपनी इसको एक हेल्थ प्रोडक्ट की कैटेगरी में रखता है और ई कॉमर्स वेबसाइट पे बेचता है। इस पे कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा था कि बॉर्नविटा ऐसा नहीं कर सकता। सो इसके चलते एक और कंपनी के जानकारी दी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। वहीं सूत्रों के हवाले से अब एक और खबर भी आ रही है। असल में फसाई ने भी मामले का संज्ञान लिया और बेबी फूड्स मामले में बनी कमेटी इसकी जांच करेगी और दोषी पाए जाने पर नेस्ले पर कार्रवाई भी हो सकती है। आपको ध्यान है नेस्ले का एक प्रोडक्ट पहले हुआ करता था मैगी, उसको लेकर भी पहले ही मामला उठा था, उसके वजह से शेयर बहुत बुरी तरह से टूटा। हालांकि बाद में मैनेजमेंट ने उसको ठीक भी किया, फिर नए प्रोडक्ट भी आए। नेस्ले जिस जगह से टूटा था खबर से उससे मल्टीपल फोल्ड्स में फिर हुआ और भी चला। शर्मिला जी, ये मामला बार बार नेस्ले पे आके क्यों रुकता है? पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, जब रुक जाता है तो कुछ दिन के बवाल मचता है, लेकिन उस सारे मामला ठीक भी हो जाता है और शेयर प्राइस ऊपर भी आ जाता है। क्या इस बार भी वही होने जा रहा है? कहना मुश्किल है, बिकॉज आई थिंक दैट वे ये खबर अभी ही टूटी है। लेकिन मुझे लगता है कि यही है कि क्योंकि ये एक इंटरनेशनल कंपनी है तो दे फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस। अलग देशों में उनकी अलग प्रैक्टिसेस रहती है। ऑफ कोर्स आई थिंक डिपेंडिंग कि वहां पर क्या चीज अलाउड है और क्या नहीं है, और शायद इसलिए सभी लोग उस न्यूज में ज्यादा इंटरेस्टेड भी रहते हैं और ज्यादा विजिलेंट भी रहते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर कोई इंडियन बेबी फूड बनाने वाली कंपनी अगर शक्कर डालती होगी तो शायद इतनी बड़ी बात नहीं बनती उसकी जितना आज नेस्ले कर रहा है, इसलिए हुई है। सो आई थिंक दे विल कम आउट ऑफ इट, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर यहाँ से स्टॉक और टूटता है तो एक वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगा। क्योंकि ये भूलना नहीं चाहिए कि नेस्ले का जिस तरह का प्रोडक्ट ऑफरिंग है आज की तारीख में इन अक्रॉस द लेंथ, अपार्ट फ्रॉम द वैरायटी, अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, जिस तरह से उन्होंने सभी मार्केट्स को पेनिट्रेट किया है और जिस तरह का इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने किया है। आई थिंक इन द लास्ट 4 or 5 years काफी उनका एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी हुआ है इन टर्म्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे लगता है कि जो ऐसी है कुछ चुनिंदा एमएनसी कंपनीज हु आर सॉर्ट ऑफ हियर टू स्टे और उनमें एक नेस्ले है। सो आई वुडंट, ये बहुत कुछ अच्छी खबर नहीं है, बट फ्रॉम अ स्टॉक प्राइस पर्सपेक्टिव आई वुडंट बी टू वरीड। नहीं है नेस्ले के लिए। मैगी वाला हाल दोबारा ना रिपीट हो, उसी की थोड़ी चिंता है फिलहाल मार्केट को, क्योंकि अभी हम बात भी कर रहे थे 60% से ज़्यादा मार्केट शेयर है नेस्ले इंडिया का बेबी फूड्स में। इनके जो ब्रांड है सेरेलैक, नैनग्रो जैसे ब्रांड हैं,
तो वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मार्केट शेयर को कैप्चर करते हैं। तो देखना होगा आगे किस तरह का डेवलपमेंट होता है। फिलहाल खबर नेगेटिव, 4% नीचे है स्टॉक। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पर, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद कुछ और ट्रेड्स आपके सामने रखिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर की एक्शन दिखाई दे रहा है और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का मार्केट एट 3। और बताने के लिए गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, बताएं किन शेयरों में एक्शन है इस वक्त? जी हाँ, तो आज सबसे पहले चालू करते हैं हमारा जो मार्केट एट 3 का सेगमेंट है वो मैस्टेक के लेके, क्योंकि मैस्टेक को रिसेंटली एक ये मिला है सप्लाई करने के लिए यूके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अवार्ड मिला है, जिसके लिए 1.2 बिलियन का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला है यूके के डिफेंस मिनिस्ट्री से डिफेंस के सप्लाई के लिए। और इसी के चलते हुए अगर हम स्टॉक की भी बात करें तो 10% ज़्यादा एक अपमूव हमें देखने को मिला था मैस्टेक में। अगली बात करते हैं स्टर्लिंग टूल्स की, क्योंकि कंपनी ने रिसेंटली MOU साइन किया है साउथ कोरिया के एक कंपनी का जिसका नाम है योंजिन, जो कि EV कंपोनेंट बनाते हैं। और इसके वजह से कंपनी जो है वो FY30 तक 250 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है। अगर हम योंजिन की बात करें तो ये कंपोनेंट्स जो है वो Hyundai एंड किया जैसे कंपनीज़ को एक बड़ा सप्लाई करने का काम करती है। और इसी के चलते हुए अगर हम स्टॉक में भी बात करें तो 10% का अपसाइड देखने को मिला था। अगली बात करते हैं टालब्रोस ऑटोमेटिव की, क्योंकि कंपनी ने रिसेंटली एक JV अनाउंस किया है। इस JV के दौरान JV के अंडर अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी को एक लार्ज ऑर्डर मिला है यूरोपियन OEM की तरफ से, जिसका वैल्यू 1000 करोड़ का होने वाला है। और ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होने वाला है अगले 8 सालों में। और अगर हम स्टॉक में भी बात करें तो एक तेज़ी देखने को मिली थी। स्टॉक ने 5% का एक अपर सर्किट जो है वो आज के दिन में हिट किया है। अगली बात करते हैं टार्क की, जहां पे कंपनी ने FY24 के नंबर्स दिए थे, जहां पे कंपनी का मानना यह है कि कहीं पे हाईएस्ट एवर प्री सेल वॉल्यूम जो है वो हमें देखने को मिले थे। 1612 करोड़ के जो सेल्स किए हैं कंपनी ने FY24 में, जो 200% का YY ग्रोथ दिखाते हैं। और इसके अलावा अगर हम सेल्स फिगर्स की भी बात करें तो 1281 करोड़ पे है, जिसमें हमें 600% का एक YY ग्रोथ देखने को मिला है। और इसी के चलते हुए इस कंपनी में भी एक अपर सर्किट हिट करने को मिला था। और आखिर में बात करते हैं द्रोणाचार्य एरियल की, क्योंकि कंपनी ने एक फिलहाल में एग्रीमेंट साइन किया है CBAI टेक्नोलॉजीज़ के साथ, जहां पे 200 ड्रोन्स का सप्लाई करने के लिए ये जो एग्रीमेंट है वो साइन किया गया है। और अगर हम बात करें स्टॉक में भी तो एक तेज़ी देखने को मिली थी, 6% से भी ज़्यादा अपसाइड आज के दिन में ही स्टॉक ने दिखाया है। तो आगे जाके ये स्टॉक्स पे नज़र रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि काफ़ी हेल्दी अपसाइड हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि खबरों के चलते आज एक्शन में हैं। इसमें आज रियल एस्टेट स्टॉक्स भी सुबह से ही ऊपर हैं, काफ़ी मजबूत अपडेट आए उसके चलते आज ऊपर हैं ये स्टॉक्स। शर्मिला, आपसे समझना चाहेंगे, स्टॉक्स आज से नहीं चल रहे हैं, काफ़ी समय से रियल एस्टेट स्टॉक्स फोकस में है। अब आपको क्या लग रहा है, अभी भी इसमें और तेज़ी का रूम है रियल एस्टेट शेयरों में, या फिर अभी थोड़ा मुनाफा बुक करके निकल जाना चाहिए? क्योंकि बाजार बंद होते होते हम देख भी रहे हैं मुनाफा वसूली अभी हावी है स्टॉक्स में, लेकिन ओवरऑल व्यू आपका क्या बन रहा है रियल एस्टेट काउंटर्स पर? मिले तो यानी गिरावट में तो आपको जरूर खरीदना चाहिए। और आई थिंक वो लो स्टॉक्स, क्योंकि जिस तरह से डेटा आ रहा है, क्योंकि मेरा फोकस और जो प्रेफरेंस है वो डेफिनेटली ऐसे स्टॉक्स और प्रोजेक्ट्स जो स्टॉक्स है जिनके प्रोजेक्ट्स टियर 2 टियर 3 टियर 4 सिटीज में है, क्योंकि मेरे हिसाब से वहां पर एक बड़ा कैचअप होना बाकी है। और लेकिन डेटा जिस तरह से सामने आ रहा है वो यही है कि जो लग्जरी सेगमेंट है उनकी जो जब भी कोई प्रोजेक्ट अनाउंस होता है तो वो तुरंत यूसी की हाथों हाथ बिक जाता है। और उसके साथ साथ जहां से नंबर्स का सवाल है, वेदर काफी कंपनीज का जो जिस तरह से डेटा सामने आया है कि तो बेस्ट एवर बुकिंग्स और इस तरह की बातें हैं, सो इट सीम्स कि द सेक्टर सीम्स टू बी ऑन अ वेरी स्ट्रांग विकेट। और मुझे लगता है कि स्टॉक प्राइसेस ऑलरेडी डबल हो चुके हैं, लेकिन अगर इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपको गिरावट में मौका मिलता है तो आपको खरीद करना चाहिए। लेकिन कंटिन्यूइंग विथ माय थीम कि जो मुझे लगता है कि जो टियर 2 टियर 3 सिटीज में अच्छा ज्यादा ग्रोथ रहेगा, तो उसके चलते मुझे फाइनेंस जो कंपनी फाइनेंस करती है, खास करके अफोर्डेबल हाउसिंग, इस तरह की जो कंपनीज है उन पर भी आपका फोकस होना चाहिए। आई डू लाइक एन आवास फाइनेंशियल्स इन दैट स्पेस। मेरे हिसाब से अगर आपको थोड़ा उसे
जाना माना स्टॉक लेना हो तो LIC हाउसिंग फाइनेंस आप दे सकते हैं। तो इस तरह के स्टॉक्स में भी आप निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे स्टॉक्स में जो रियल एस्टेट से जुड़े स्टॉक्स हैं, जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस है, रियल एस्टेट एंसिलरी स्टॉक्स है, उस पर आप नज़र रख सकते हैं। बाजार पर नजर डालें, निफ्टी अब 22,000 के भी नीचे फिसल चुका है। 148 अंक नीचे है निफ्टी। बैंक निफ्टी 405 अंक। लगभग सभी सेक्टरल इंडेक्स लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल, हेल्थ केयर, FMCG, ऑयल एंड गैस, PSU, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। मीडिया इंडेक्स छोड़ दें जो कि थोड़ा हल्का लाल निशान में है, लेकिन बाकी सभी सेक्टरल इंडेक्स लाल निशान में इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। तो ये इस वक्त का बाजार और कमजोरी गहरा रही है मार्केट में। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और सेगमेंट का रुख करते हैं। और खबर गर्म है सेगमेंट का वक्त है, बताने के लिए हमारे साथ शरद दुबे जुड़ चुके हैं। जी बिल्कुल, हमारी जो है डीलर्स के साथ बातचीत चल रही है और यहाँ पे जो स्टॉक फोकस में है वो है आरती फार्मा लैब्स। यहाँ पे HNI बाइंग देखने मिल रही है अक्रॉस काउंटर्स और इम्पॉर्टेंटली पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 17% भागा है। वॉल्यूम्स भी 3 टाइम्स 20 डे एवरेज पे है। लेकिन 2 इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। सबसे पहले जो चैनल चेक्स किया था हमें पता चला कि जो डिमांड इंक्वायरीज़ है CDMO बिजनेस को लेके, वहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट देखने मिली है। और कंपनी कैफ़ीन बनाती है एज अ फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट। अब ये कैफ़ीन जो है कोल्ड ड्रिंक में यूज़ होता है और इंटरेस्टिंगली देखा जाए जो समर की डिमांड आई है तो उसके कारण कैफ़ीन की डिमांड बढ़ गई है। तो हमारे चैनल चेक से पता चल रहा है जो कैफ़ीन का भाव 800 या 900 रुपये प्रति केजी था वो बढ़ के 1100 से 1200 रुपये हो गया है प्रति केजी का। तो इसके कारण भी जो है कैफ़ीन की डिमांड और CDMO का बज़ जो डिमांड इंक्वायरीज आ रही है उसके कारण जो है स्टॉक में थोड़ी तेज़ी देखने मिल रही है। ओवरऑल जो है डीलर से एक और बातचीत हुई कि थोड़ी सी बास्केट बाइंग भी देखने मिल रही है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से, स्पेशली जो आपके मिड कैप फार्मा नेम से वहाँ को लेके। और ऑलरेडी हमने ये पहला ट्रेंड दिखा दिया था 18 हाउस स्वदेश में कि जो लार्जर प्लेयर्स हैं आपके फार्मा के, वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट पिछले 3 से 4 महीने में ऑलरेडी देखने मिल रही थी। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है आरती फार्मा लैब्स को लेके, जहाँ पे HNI बाइंग आई है। ठीक है, कुछ बाइंग है, कुछ प्रोडक्ट की डिमांड है, कुछ चैनल का अपना डिमांड चल रहा है। इसकी वजह से शेयर आज 6-6.5% ऊपर भी है और एक गिरते हुए मार्केट के अंदर। तब जब हम 22,000 के लेवल को भी तोड़ रहे हैं, मार्केट के अंदर जो वेटेज वाले शेयर हैं ना, आज उन्होंने धो डाला पूरी तरह से बाजार को। मैं आपको एक निफ्टी का डाटा सिर्फ दिखाता हूँ। आज निफ्टी के करीब 50 में से आपको 41 शेयर इस समय लाल निशान में, 41 शेयर्स। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो आपको दे रहा है HDFC बैंक दे रहा है। इनफैक्ट एक्सिस बैंक का भी स्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब हो गया। मैं थोड़ी देर पहले एक्सिस बैंक को ही चेक कर रहा था। मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जरा एक्सिस बैंक का चार्ट मेरी वाली स्क्रीन का दिखाना, और सुमित मूलचंदानी को लेके आइए एक बार जरा स्क्रीन पे। सुमित भाई, आज तो एक्सिस बैंक का भी चार्ट काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। ये 200 दिनों के एवरेज को भी ब्रेक कर रहा है। जी डीपी जी, आप एक अगर सपोर्ट लाइन बनाएंगे तो 1033 का जो जोन है, देखिए पिछली बार जनवरी मंथ में रिवर्सल हुआ था, सेम फरवरी मंथ में मार्च में भी रिवर्सल हुआ था और आज वही एरिया को तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पे वीक सकती है और बल्कि एक ये STBT का भी कैंडिडेट है। लेकिन जिस तरह से आज मार्केट में कंटिन्यू फॉल आया है तो लग रहा है कि थोड़ा सा बाउंस बैक है, बट सेल ऑन राइज का कैंडिडेट है। अगर किसी के पास ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन है, यहाँ पे आप 1038 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। हमें लग रहा है कि ये एक बार 960 की लेवल्स को टच कर सकता है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है ना एक्सिस बैंक के अंदर, आज आपको हम क्लियरली विजिबल दिखा रहे हैं। आप देखिए मल्टीपल सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया, ऊपर का टफ रेजिस्टेंस उठाई, 1 2 3 4 5 बार का लोअर हाइज का बेस बना हुआ है। लोअर हाइज मतलब हर बार का हाई जो है पिछली बार के हाई के नीचे है, घटते हुए क्रम में हाई बने और वो घटते हुए क्रम में ही आपको दिख रहे होंगे। तो एक पूरे चैनल का स्क्वीजिंग का पैटर्न का ब्रेकडाउन हो रहा है, दिक्कत बढ़ेगी इसके अंदर। और आप देख रहे होंगे बैंक निफ्टी के अंदर, आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर आज 12 में से माफ़ कीजिए 8 शेयर आज लाल निशान में। जो शेयर ऊपर है ना उनकी कोई खास वेटेज नहीं है। आप PNB को दिखाइए एक बार, स्क्रीन से हटाइए एक्सेस को एक बार जरा। PNB, AU बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 3 शेयर आपको हल्के फुल्के से किसी तरह से आपको हरे निशान में दिख जाएंगे। अदरवाइज नहीं तो कोई भी बैंक का ऐसा शेयर नहीं है जो चल रहा है। इन तीनों का मिला के भी कंबाइन वेटेज मैं आपको पॉइंट्स में बताऊं तो आपको सुन के भी हैरानी होगी, वो सिर्फ है 8 और 5 13 पॉइंट, सिर्फ 13 पॉइंट।
13 पॉइंट टोटल इन तीनों शेयर से मिल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस, पीएनबी और एयू बैंक से। और इकलौता एचडीएफसी बैंक ही 200 पॉइंट का नुकसान बैंक निफ्टी को दे रहा है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए वेटेज कैसे प्रॉब्लम करती है। आप टोटल नंबर देखेंगे, आप ये बात कह सकते हैं कि 8 के बदले 4 शेयर तो प्लस है ना, लेकिन उनकी वैल्यू क्या, वो कर नहीं सकते कुछ भी। जिनको करना है वो टूटे हुए हैं, वो डेज लो पे खड़े हैं। और प्रॉब्लम मेरे को ना इस बार निजी बैंकों से भी है। निजी बैंकों का पार्टिसिपेशन ही नहीं हुआ। सरकारी बैंक तो चले, फिर भी निजी बैंक नहीं चले। कुणाल परार से एक लेवल पे और पता करते हैं, जरा आईसीआईसीआई बैंक भी चेक करवाते हैं उनसे। कुणाल परार, एक बार जरा आईसीआईसीआई बैंक चेक करना, क्या इसकी भी प्रॉब्लम ज़्यादा है क्या? वेल सर, आईसीआईसीआई बैंक की देखे तो प्रॉब्लम डेफिनेटली ज़्यादा ही लग रही है, क्योंकि जिस हिसाब से बैंक निफ्टी टूटा है एंड कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई बैंक भी टूटा है। अभी 1054 के अराउंड ट्रेड कर रही है बैंक निफ्टी। नीचे लाइकली चांसेस है 1037 तक आ सकता है, यानी आप कह सकते हो कि 17-18 पॉइंट और यहाँ से नीचे आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकता है। अगर वो लेवल आता है तो वहीं पे खरीदारी करके चलने की सलाह है, क्योंकि वहां पे 100 ईएमए का काफी अच्छा सपोर्ट भी है। तो फिलहाल अवॉइड करके चलने की सलाह है। 1037 पे ही हम यहाँ पे लॉन्ग करके चलेंगे। आईसीआईसीआई बैंक का मैं चार्ट अपनी स्क्रीन से भी दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि मैं किस लेवल्स की बात बोल रहा था और आज इसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो रही है। आप देखेंगे ना, मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको भी अच्छा लगेगा वो देख के, जैसे मेरे को ठीक लगा। ये पहली बार यहाँ का 50 दिन की एवरेज, फिर से दूसरी बार भी 50 दिन की एवरेज, फिर तीसरी बार भी 50 दिन की एवरेज, उसके बाद से हम फिर से इसको टेस्ट करने जा रहे हैं 50 डेज़ के एवरेज को। ये 4th बार का अटैम्प्ट हो सकता है, लेकिन इस बार के अटैम्प्ट पिछली बार के अटैम्प्ट से ज़्यादा थोड़े सीवियर और ज़्यादा गंभीर लग रहे हैं। क्योंकि पिछली बार में अगर आप देखेंगे भी ना, तो उसके बाद से कैंडल्स बड़ी बड़ी नहीं थी। इसके बाद जो इस बार गिरावट आ रही है ना, थोड़ी ज़्यादा सीवियर होके आ रही है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 4 बार में जैसे पहले रुका है ये ना, इस बार भी रुक जाएगा इसी लेवल पे। लेकिन फिर भी आप ज़रूर नोटिस करके रखना, किसी भी शेयर के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिवरेज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊँ, मैं अपना आज निजी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कपिल भाई इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे। कपिल जी, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मेरे को बताइएगा। आज जो फॉल हुआ है ना, ये होना नहीं चाहिए था। आज के फॉल ने 2-4 चीज़ों का नुकसान किया। लेवल्स तो ठीक है जो है ही से हुए, आपको ना कन्विक्शन भी नुकसान दिया और ना मार्केट का ना टेक्सचर बदल दिया है। ये जो बाइंग ऑन डिप वाला मार्केट था ना, ये इस मोड से आपको बाहर निकाल दिया कि किसी भी डिप में बाय नहीं करोगे अब आपको डिप भी चुनना पड़ेगा। पहले आप किसी भी डिप पे बाय करते थे, बाजार थोड़ा सा नीचे आया, डिप मिल रहा है, बाय कर लो बॉस, ऊपर तो आना ही है, आ गया ना ऊपर। आज के मार्केट के फॉल ने ये भ्रम भी आपका तोड़ा है। मार्केट ने अपना टेक्सचर चेंज कर दिया। कोई भी डिप बॉट के लिए नहीं बना, बल्कि कोई भी राइज मैं बोलूँगा सेल के लिए बन रहा है। कपिल जी, क्या ये टेक्सचर चेंज हो गया बाजार का? बेसिकली मैं जस्ट मिड कैप एंड स्मॉल कैप का भी चार्ट थोड़ी देर पहले देख रहा था। मार्केट का डायरेक्शन जो था कैंडल्स का, वो ऊपर की ओर देखने मिल रहा था, लेकिन वहां पे मेजोरिटी जो कैंडल्स है ना, आपको लाल कलर की देखने मिल रही है। तो बैंक निफ्टी का भी मींस लेट्स से कि मैं 15-20 दिनों का मैं चार्ट का मुआयना करता हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स मुझे रेड कलर की देखने मिल रही है, भले ही मार्केट ऊपर जा रहा हो। तो वो एक इंडिकेट करता है कि मार्केट आपको ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर के लेवल पे फिर से आपकी एक सेलिंग प्रेशर आ जाती है। आज का दिन था जहां पे मार्केट के दोपहर के टाइम में हमने 100-125 पॉइंट ऊपर देखा था। आज उसका विपरीत ही 120-180 पॉइंट मार्केट नेगेटिव में आ रहा है। तो बिल्कुल टेक्सचर चेंज हो रहा है। जो पहले हमारी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी वो थी, उसको हमें फिर से एक बार रिव्यू करना होगा। एंड मार्केट अभी स्टिफ रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे रहा है और सपोर्ट लेवल को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। आज का मैं बोलूँगा जो जैकपॉट लगा है वो पुट्स वालों का लगा है। फर्स्ट हाफ में क्या हुआ था कि कॉल्स के बढ़िया प्रीमियम से कॉल्स धड़ाधड़ चल रही थी। सेकंड हाफ 12 बजे के बाद आप इंट्राडे चार्ट चेक कर लीजिए, 12 बजे के बाद पुट्स वालों का समय आ गया और उन्होंने ज़बरदस्त पैसा बनाया। ऐसा पैसा बनाया कि कॉल्स वालों से भी डबल करके पैसा बनाया। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। चर्निंग, ऐसे मैंने आपको सुबह भी कहा था, चर्निंग इतनी ज़ोरदार होगी कि डिस्टर्ब करके रख देगी आपको। छोटा सा ब्रेक का वक्त है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ एक और शेयर भी बचेंगे, BTST STBT वाले, वो भी ज़रा चेक करवाएंगे। In the jungle of investments, there are companies which move slow and go nowhere. Only a few companies become rare, dominant, unchallenged, and long
Broadcasting, presenting Trust MF Flexi Cap Fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. गोल्ड के बिना आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा लगता है? अधूरा। क्योंकि गोल्ड के साथ आपके पास पावर होती है बड़े फैसले लेने की, रिस्क्स और रिटर्न्स को बैलेंस करने की, पावर आसानी से खरीदने और बेचने की। इसीलिए गोल्ड है आपका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, जिसके बिना आपका पोर्टफोलियो है अधूरा। अपने पोर्टफोलियो को दें गोल्ड की पावर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। मेरा नाम आफ्ताब सैफी है, मैं हरियाणा फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। टाइम्स नाउ नव भारत मैं काफ़ी लंबे समय से देख रहा हूँ। मेरे मन में ये था कि एक बाइक लूंगा मैं। मुझे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का मौका मिला। मेरा इसने सपना साकार किया। बाइक जीत कर मुझे बहुत अच्छा लगा। देखेगा नव भारत, जीतेगा भारत कॉन्टेस्ट। मैंने तो जीत लिया, आप कब खेल कर जीत रहे हो? देखो, खेलो, जीतो। टाइम्स नाउ नव भारत पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब चलिए कुछ रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं। आज दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के नतीजे आने वाले हैं। टीसीएस के नतीजे हमने देखे ही। इन्फोसिस के नतीजों से क्या अनुमान है ये बार समझ लेते हैं, उसके बाद शर्मिला जी से समझेंगे कि आईटी स्टॉक्स पर उनका क्या नजरिया बन रहा है। अनीशा बताइए, इन्फोसिस के नंबर्स कैसे रह सकते हैं? जी हाँ, इन्फोसिस की नतीजों की बात करें तो स्टॉक परफॉर्मेंस तो ये बता रहा है कि थोड़े वीक नंबर्स आने वाले हैं। रेंज काफ़ी वाइड है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ का 1.5% डिक्लाइन से 0.5% ग्रोथ तक की बात हो रही है एनालिस्ट के अनुमान में, बट लग रहा है कि ऑलमोस्ट 0.4% का डिक्लाइन आएगा कांस्टेंट करेंसी में। यूएस रेवेन्यू ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 0.5% से डाउन रहेगा। रुपी रेवेन्यू भी 0.2% डाउन रहेगा। ऐसा ही स्ट्रीट मान के चल रही है। एबिट मार्जिन इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 20.7%, 20 बेसिस पॉइंट इंप्रूवमेंट फ्रॉम लास्ट क्वार्टर एंड प्रॉफिटेबिलिटी क्लोज टू 6200 करोड़ आएगा। ये क्वार्टर सीजनली वीक रहता है इन्फोसिस के लिए, क्योंकि पास थ्रू रेवेन्यू नहीं होते, थर्ड पार्टी रेवेन्यू नहीं होता। एंड जो टीसीएस ने भी हमें ये बोला है कि डिस्क्रिशनरी डिमांड का अपटिक नहीं आया है, उसका भी इम्पैक्ट आएगा इन्फोसिस के नंबर में, एंड दैट्स व्हाई टॉप लाइन ग्रोथ वीक रहेगा। मार्जिन में बात करें तो एक क्वार्टर का ही इम्पैक्ट आएगा वेज हाइक का, तो वो थोड़ा नेगेटिव रहेगा। बट ऑन द अदर हैंड Q3 में जो उन्होंने वन टाइम साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कॉस्ट दिया था वो इस बार नहीं होगा, तो वो थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। एंड जो कंपनी ने प्रोजेक्ट मैक्सिमस ले रखा है, जिसमें वो अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और मार्जिन इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा नंबर्स पर आपकी बार। डील विन पाइपलाइन काफ़ी स्टेडी रहा है। इस क्वार्टर भी हम मान के चल रहे हैं $2 to $3 बिलियन के बीच में डील विन आएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू वॉच आउट फॉर विल बी दी FY25 गाइडेंस। वहाँ पे स्ट्रीट बोल रहा है मे बी 2.5 से 5.5% काइंड का ग्रोथ नंबर आ सकता है FY25 के लिए, और मार्जिन बैंड हो सकता है 20.5 से 22.5%। लेट्स सी व्हाट द कंपनी डिलीवर्स। बट अभी फोकस काफ़ी कमेंट्री, डिमांड रिवाइवल, क्लाइंट बिहेवियर एज वेल एज लीडरशिप एग्जिट पे रहेगा फॉर इन्फोसिस इस क्वार्टर के लिए। थैंक यू अनीशा ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। शर्मिला जी, टीसीएस से भी कमज़ोर नंबर्स की उम्मीद हम कर रहे थे, लेकिन उसके उलट थोड़े नंबर्स आए, अनुमान से बेहतर थे और काफ़ी सारे अपग्रेड्स भी हमने देखे, बट उसके बाद स्टॉक ज़्यादा कुछ चला नहीं। इन्फोसिस से भी कमज़ोर नंबर्स की उम्मीद कर रहे हैं। क्या नज़रिया बन रहा है आपका आईटी कंपनियों के नतीजों को लेकर, और क्या करें इस वक्त नतीजों के माहौल में आईटी स्टॉक्स में? आई थिंक अभी आपकी चर्चा हो रही थी कि द फोकस इतना नंबर्स पर नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो काफी हद तक डिस्काउंटेड है। 2-3 वजह से। एक तो जैसे ही एक्सेंचर के बारे में के नंबर्स हमने सुने थे, मार्केट ये अनुमान लगा ही रहा था कि शायद इस तरह थोड़ा म्यूटेड क्वार्टर ही आएगा आईटी कंपनी से। और हम जो माहौल है यूएस में वो तो सब जानते ही है कि किस तरह से क्लाइंट्स ऑर्डर्स डिले कर रहे हैं और किस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आई थिंक द बिग टेक अवे जो विद व्हिच वी हैड स्टार्टेड दिस ईयर, और जो हमने एक रैली देखी थी इन दिसंबर जनवरी इन आईटी वाज कि ये साल में एक रेट कट जरूर आएगा, जैसे फेड ने कहा था कि जो 2 रेट कट आएंगे एक्सेट्रा। लेकिन कल की जिस तरह की कमेंट्री थी कि जहां पर ये फेड को भी अब लग रहा है कि शायद इन्फ्लेशन
पर वो जिस तरह से वो चाहते थे उस तरह से काबू नहीं आ रहा है। तो जो व्हेन रेट कट्स आएंगे से अब लैंग्वेज शायद बदल गई है और हो गई है कि इफ रेट कट्स कम। तो इस तरह के माहौल में आई थिंक दी अनसर्टेनिटी इन आईटी विल प्रिवेल और मेरे हिसाब से इसी वजह से हम एक थोड़ा बहुत सेल ऑफ देख रहे हैं इन स्पाइट ऑफ टीसीएस इज गुड रिजल्ट्स। तो इन्फोसिस से हम नंबर्स तो मेरे हिसाब से फोकस नंबर्स पे नहीं रहेगा, लेकिन जैसे आपकी चर्चा हो रही थी शायद वो क्या कहते हैं कि उनके सेक्टर में किस तरह से चीजें हो रही है, क्लाइंट आउटलुक किस तरह से है, उनके खुद का वो क्या कहते हैं कि वो अगले क्वार्टर्स में कर पाएंगे। सो आई थिंक द फोकस विल शिफ्ट टू दैट कॉन्वर्सेशन। सो बहुत पॉजिटिव व्यू नहीं है फिलहाल आईटी पर, एक न्यूट्रल व्यू ही रहेगा। न्यूट्रल व्यू रहेगा, जिनके पास है वो होल्ड करके चल सकते हैं। इन्फोसिस की कमेंट्री सुनिए और इन्फोसिस में नंबर्स से ज़्यादा, तमाम आईटी स्टॉक्स में नंबर्स से ज़्यादा, फाइनेंशियल से ज़्यादा इस वक्त मैक्रो फैक्टर्स ज़्यादा असर कर रहे हैं। यूएस में ब्याज दरों को लेकर अभी डिले होता हुआ नज़र आ रहा है और उसी का असर हम देख रहे हैं दुनिया भर के आईटी स्टॉक्स में है और इस वजह से हम इंडियन आईटी कंपनियों में भी ये पिटाई देख रहे हैं। चलिए, बाजार थोड़ा संभलता हुआ नजर आया है, 22,000 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है, देखना होगा क्लोजिंग कहां पर होती है। लेकिन शर्मिला, आपसे एक व्यू टेलीकॉम स्टॉक्स पर भी लेंगे। आज वोडा आइडिया भी फोकस में था अपने एफपीओ के चलते, थोड़ा नीचे वो भी स्टॉक आया है, बट उसके चलते टेलीकॉम स्टॉक्स जिसकी कुछ दिन पहले तक हम बात ही नहीं कर रहे थे, आज वो भी रडार पर आ चुके हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट अब कवर कर रहे हैं और पॉजिटिव रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। क्या अब ये सही समय है वोडा आइडिया जैसी कंपनियों को भी पोर्टफोलियो में शामिल करने का, क्योंकि अब थोड़ा क्लैरिटी मिलते हुए नजर आ रही है। लेकिन आपका क्या व्यू बन रहा है ओवरऑल स्पेस को लेकर? ओवरऑल स्पेस को लेकर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि जिस तरह से टेलीकॉम सेक्टर अभी पॉइज्ड है और जिस तरह से हम डेटा कंज्यूम कर रहे हैं एज यूजर्स, तो मुझे लगता है कि और जिस तरह से पेनिट्रेशन है, जिस तरह से आगे चलकर प्लान है इन कंपनीज के, उन सब चीजों को देखकर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। बट कमिंग टू वोडा आइडिया, आई वुड रियली स्टे क्लियर, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भले हम ये सेक्टर के बारे में पॉजिटिव रहे, लेकिन ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है जैसे कि सभी जानते हैं, और हर 2-3 साल उनको कुछ ना कुछ एक बड़ा इन्वेस्टमेंट रोल आउट करना पड़ता है। और ये जो अभी चीज, ये जो पैसे अभी वो जुटा पाएंगे वोडाफोन, दैट विल एक्चुअली टेक केयर ऑफ द नियर टर्म वरीज, क्योंकि उनको जिस तरह से डिमांड्स है पेमेंट के लिए, उन सब चीजों से ही उलझने में ये पैसे जाएंगे। तो आगे के एक्सपेंशन के लिए कितने बचते हैं, ये मुझे I am not very positive on that. और उसके साथ साथ इसके दौरान the number of subscribers Vodafone has lost, और हम देख ही रहे कि जो मंथ ऑन मंथ डेटा आता है, the subscribers are increasing in Jio and Bharti Airtel, और हर महीने हम देखते हैं कि Vodafone आइडिया के सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं। So they are losing subscribers to the competition. So I feel किधर ना किधर मुझे लगता है कि maybe they've left it too late. So I would really not, I'm not going to apply or recommend applying in the FPO. पर सेक्टर मुझे काफी अच्छा लगा है, तो माय फोकस वुड रियली बी ऑन द अदर 2 प्लेयर्स, और उसमें एक ही प्योर प्ले है रियली भारती एयरटेल, क्योंकि जियो इज अ पार्ट ऑफ रिलायंस। तो इन दोनों पर मैं काफी पॉजिटिव हूँ। काम करते हैं बीटीएसटी एसटीबीटी के कुछ एक सौदे पे समझ लेते हैं, अगर हैं तो। वैसे तो मेरा अपना मानना है कि इतने तरह के वॉलेटाइल सौदे के अंदर लिमिटेड काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी पता करते हैं। शुरू कर रहे हैं कपिल शाह से। कपिल, जरा है कोई बीटीएसटी एसटीबीटी तो बताइए फिर। जी, जो हमने स्टार्ट ऑफ द शो में डिस्कस किया था बर्जर पेंट में, तो वो तो एक एसटीबीटी के तौर पे बना ही रहा हुआ, 3 रुपए जितना नीचे भी आ गया है। और इसके अलावा मैं देखता हूँ तो आज काफी टाइम के बाद में सीपीएसई सेक्टर में काफी ज्यादा गिरावट देखने मिली हुई है। तो कोल इंडिया यहाँ पे 474 के लेवल पे चल रहा है, पिछले 4-5 दिनों का एक लोअर बैंड ब्रीच कर रहा है। तो एसटीबीटी के तौर पे मुझे लग रहा है ये ठीक रहेगा, 440 के यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, और इसका स्टॉप लॉस 445 के यहाँ पे आएगा, और नीचे में जो इसका नेक्स्ट बेस्ट सपोर्ट लेवल आता है वो भी कहाँ ना कहाँ पे 430 के लेवल यहाँ पे हमें बैठा हुआ देखने मिल रहा है। तो 5 रुपए का रिस्क है और 10 रुपए का रिवार्ड मिलेगा कोल इंडिया में ऑन शॉर्ट साइड। ठीक है, कोल इंडिया पे भी आप एक शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। कोल इंडिया बाकायदा डेज लो पे, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पे भी है, मैंने अभी चेक भी किया जैसे जैसे आप बोल रहे थे। बट फिर भी मैं आपके पॉइंट के साथ जाऊंगा सर, आपके विजडम के साथ, कि कोल इंडिया एक गिरावट वाला और शेयर हो सकता है जहाँ पे एसटीबीटी आप करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। बर्जर डेज लो है, एक बार दिखा देना बर्जर का शेयर भी, वो डेज लो है। सुमित मूलचंदानी आपकी तरफ से पीटीएसटी एसटीबीटी। बेबी जी एसटीबीटी जाना चाहेंगे। देखिए डीएलएफ का अगर आप चार्ट देखेंगे तो काफी वीकनेस लग रही है। लोअर टाइम फ्रेम पे भी इन्वर्टर कप एंड हैंडल का भी ब्रेकडाउन आया हुआ है और 3 दिन के लो को ब्रीच किया है।
तो मुझे लग रहा है कि सेल ऑन राइज का कैंडिडेट है। करंट मार्केट प्राइस इज 860, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 875 का, टारगेट रहेगा 825 एंड 809। ठीक, एक ही दोगे सर? डीएलएफ के कुछ और भी है? जी नहीं सर, एक ही ठीक है, होना भी एक ही चाहिए। डीएलएफ हो गया। मैं कोल इंडिया कपिल का शेयर मान के चलता हूँ। इससे पहले बर्जर तो ऑलरेडी नीचे आ चुका है। बर्जर में एसटीबीटी आपको करना नहीं तो छोड़ देना आप। कुणाल परार से और पता कर लेते हैं, 3 मिनट रह गए। कुणाल जी, कोई है एसटीबीटी बीटीएसटी तो बताओ। सर एक्चुअली दो थे, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और क्रॉम्पटन देने वाला था, लेकिन जेएसडब्ल्यू एनर्जी देने से पहले टारगेट आ गया तो उसको साइड पे कर देते हैं। फोकस करते हैं क्रॉम्पटन पे। 298 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। 287 के एसएल के साथ 307 का पहला टारगेट हो। जैसे वो ब्रेक होता है 320 का टारगेट भी हमें कल के ही ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक दिखा सकता है। तो क्रॉम्पटन 287 के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह। डन। दो आपको एसटीबीटी मिल गए, यानी कि डीएलएफ बेचना है, कोल इंडिया बेचना है, लेकिन क्रॉम्पटन प्लस भी मिला है तो बीटीएसटी भी मिल गया। ऐसा नहीं है कि बाजार में सब कुछ खराबी है। और आप ट्रेंड के ना रिवर्स भी मत जाओ, ट्रेंड के साथ 100 बह भी मत जाओ। अगर बाजार में गिरावट है तो ये तो चेक करो ना कि गिरावट के बाद सपोर्ट कहाँ है। सपोर्ट भी तो हो सकता है कि कहीं सपोर्ट मिल जाए, और इसी गिरावट में कोहिनूर के हीरे भी मिल जाते हैं आपको। आज आप भारतीय एयरटेल का ट्रेड देखो, आज बहुत बढ़िया चला, पैसा जुटा रहा है वोडाफोन। एथिकली कंपटीशन है, लेकिन इंडस्ट्री बेनिफिट भारतीय एयरटेल को भी मिल रहा है। तो बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं मार्केट के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ अपना आपको निराश या मायूसी करना है। आप देखो 4.5% किसी तरह का कोई क्रैक नहीं। इनफैक्ट वोडाफोन आइडिया भी दिखाओ आप, वोडाफोन आइडिया भी हर निशान में ही होना चाहिए। सुबह तो 13 रुपये के आसपास मैंने उसके रेट देखे थे, अभी मैं इसको चेक नहीं कर पाया, लेकिन वो भी आज हर निशान में ही होना चाहिए। तो कुल मिला के ऐसी रहा। तो 2.25% की तेज़ी यहाँ पर भी है। 18,000 करोड़ रुपये जुटा रहा है। इंडस्ट्री की हेल्थ सुधारने की कोशिश है। डुओपोली खत्म हो गई, ओलिगोपोली मार्केट रहेगा। खैर आगे बढ़ते हैं, आपको जरा क्लोजिंग की तरफ ले चलते हैं। 107 पॉइंट की गिरावट है। गिरावट के लिहाज से आज का दिन खराब है। आज आप हरे निशान में थे, आपके पास गैप अप था। आपने ना केवल गैप का ख़त्म किया, बल्कि आपने गिरावट भी दिखाई, पनिशमेंट भी दी मार्केट को फिर से 107 पॉइंट। एक ही सिल्वर लाइनिंग है। एक ही सिल्वर लाइनिंग क्या हुआ है? 22,000 का लेवल। आप 22,000 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पर नहीं दिखा के जा रहे। इंट्राडे ब्रेक किया बट क्लोजिंग बेसिस पर नहीं किया। दूसरी सिल्वर लाइनिंग बताता हूँ। इंडिया विक्स जो एक बार के लिए 5% ऊपर हो गया था, वो क्लोज होते होते शांत हो गया, फिर से 1 से 1.25% नीचे है। तो एक और सिल्वर लाइनिंग आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी जिसने 47,000 के लेवल को आज वापस से टेस्ट करने के लिए पहुंचा था, वो भी आज इसने लो भी किया, ब्रेक भी किया एक बार 17-18 पॉइंट से, लेकिन वो भी 47,000 के ऊपर आके क्लोज कर रहा है। ये एक और पॉइंट है। इसके अलावा मेरे को कुछ ऐसा अभी तक नहीं दिख रहा है कि जिसके बेसिस पर मैं कहूँ। एक्सट्रीम वॉलेटाइल सेशन आज का दिन ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए तो बहुत ही खतरनाक सेशन था आज। फर्स्ट कॉल्स का, सेकंड पुट्स का डे रहा। जिसने सही सौदे पंच किए तो दोनों तरफ से कमाया होगा, और जिसने गलत सौदे पंच किए तो दोनों तरफ से गंवाया होगा। तो आज उसी तरह के ट्रेड मिलेंगे आपको। रिलायंस, HUL, L&T, इन्फोसिस, TCS, ये कुछ एक बड़े शेयर्स पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इन सब की वेटेज बाजार के बहुत काम आती है। और इस समय आप मार्केट जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें निफ्टी टॉप लूजर्स, टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। थोड़ा मैं भी आपको बता देता हूँ मेरे को आज कौन कौन से शेयर के चार्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। मैं क्योंकि सामने आपको टॉप गेनर लूजर्स तो आ ही गए होंगे, मैं ज़रा कुछ मिड कैप के शेयर्स दिखाता हूँ। जस्ट डायल के आज नंबर आए थे, क्या शानदार बढ़िया नंबर है। उसका रिएक्शन देखो क्या फर्स्ट क्लास मिला। 13% शेयर ऊपर, इन स्पाइट ऑफ दिस बाजार कमज़ोर था। 361 इन एक कंपनी है ब्रोकरेज से जुड़ी हुई, बढ़िया है। क्वेस 5% ऊपर, मैस्टेक 7.5% ऊपर। ऐसे शेयर भी थे बाजार में जिन्होंने परसेंटेज गेन अपना 5% से ऊपर रखा। और इन सब में से जस्ट डायल ने साल का हाई टेस्ट किया, क्वेस ने साल का हाई टेस्ट किया, इसके अलावा 361 ने एक साल का हाई टेस्ट किया है। ये कुछ एक मिड कैप कैटेगरी के शेयर थे। लेकिन मैं जैसे निफ्टी पे आता हूँ तो मेरे को आज की स्ट्रेंथ एयरटेल की काफ़ी स्ट्रांग लगी, 4% ऊपर। भारती ने साल का हाई भी टेस्ट किया। आइशर मोटर ने भी आज हरा निशान में बंद तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ उसने हल्का सा स्लाइटली हरा निशान दिखाया और उसने साल का हाई भी टेस्ट किया। सुबह सुबह आपको ध्यान है मैंने आपको आइशर मोटर के बारे में नोटिस करवाया था और एस्कॉर्ट्स को बोटा भी करवाया था। वो जब से IMD की रिपोर्ट आई दोनों अलग ही थलग है। भले बाजार के अंदर कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आइशर ने अपने आप को रोक रखा है। एस्कॉर्ट्स का बोटा तो गया नीचे आज, लेकिन वैसे आइशर ने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई है। आज आप एडवांस डिक्लाइन भी चेक करो, कांटे की टक्कर है। ये कांटे की टक्कर इसलिए नहीं है कि बाजार को ऊपर या नीचे करना है, ये कांटे की टक्कर इसलिए है कि सपोर्ट बचेंगे कि नहीं बचेंगे इसके लिए कर है।
यही सारा का सारा 1100 जो डिक्लाइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे एडवांसेस के अंदर, अगर बाजार के सपोर्ट कल गैप के साथ बचते फिर से मिले। अगर गैप के साथ सपोर्ट टूटे तो जो ऊपर वाले एडवांसेस है 1100 ये प्रेशर बनाएंगे और डेज लो पे मार्केट को वापस लेके जाएंगे। सावधानी के साथ ट्रेड कीजिए, कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड कीजिए, यही मार्केट का फिलहाल अभी मूल मंत्र है। लेवल के साथ आइए, लेवल्स के साथ जाइए, थोड़ा रुक जाइए। सुबह भी हमने आपको कहा था या तो स्ट्रेंथ को लौटने दो या तो सपोर्ट को आने दो। स्ट्रेंथ है सपोर्ट में से कोई एक चीज़ तो चाहिए ना, तभी तो काम बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला मैम, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। कुणाल परार शुक्रिया आपका, सुमित मूलचंदानी थैंक यू वेरी मच, और कपिल शाह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। मेरे को और पूजा को फिलहाल के लिए आप इजाज़त दे सकते हैं। नमस्कार।